नमस्कार। कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या का आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में उसे दबोचा। सवाल आज ये रहेगा कि जिसकी तलाश में 6 राज्यों की पुलिस एक हफ्ते से लगी हुई थी, उत्तर प्रदेश पुलिस जिसने उसके 5 साथियों को मार गिराया, वो 700 किलोमीटर दूर महाकाल मंदिर के पास कैसे मिला? यूपी का बॉर्डर पार करके पहले वो फरीदाबाद में दिखता है, फिर उज्जैन के मंदिर में गिरफ्तारी होती है और अब गैंगस्टर की गिरफ्तारी पर सियासत है भारी और जारी। अखिलेश यादव पूछ रहे हैं कि गिरफ्तारी थी या सरेंडर था? सीडीआर सार्वजनिक किया जाना चाहिए। वही प्रियंका वाड्रा बोल रही है कि फेल साबित हुई है योगी की सरकार, मिली भगत है। इसलिए आज सबसे पहले डिबेट ओपन करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की डिबेट के सवाल दरअसल क्या है। आज का मेरा हैशटैग है और आज की बहस के मेरे सवाल मैं आपको बताना चाहता हूं। विकास दुबे अरेस्टेड, ये हैशटैग है और पहला सवाल यह रहेगा कि विकास को गिरफ्तार किया गया या उसने किया सरेंडर? यह सबसे बड़ा सवाल। यूपी पुलिस विकास को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई? यह दूसरा सवाल। क्या यूपी पुलिस में विकास के मुखबिर आज भी मौजूद है? यह तीसरा सवाल। क्या गिरफ्तारी के बाद सहारा देने वाले नेताओं का नाम सामने आएगा? यह चौथा सवाल। और पांचवा सवाल, क्या विकास जैसे दूसरे अपराधियों पर भी सरकार शिकंजा कसेगी? आइए सबसे पहले मैं प्लाज्मा वॉल पर चलकर आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से गिरफ्तारी थी या प्लान्ड सरेंडर था। इसके ऊपर कई सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। इंडिया न्यूज सबसे पहले आपको बता रहा था कि क्या घटनाक्रम थी आज पूरे दिन की, तो मैं आपको सुबह 7 बजे से 8 बजे से जो घटनाक्रम था वो मैं आपको 5-5 मिनट के बाद क्या क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं। इस प्लाज्मा स्क्रीन पर देखिए, डिटेल में देखिए, पूरे डिटेल में, क्योंकि इनसाइड स्टोरी सिर्फ इंडिया न्यूज के पास है। सुबह 7:55 विकास दुबे मंदिर के प्रांगण में घुसता है। कौन से मंदिर के प्रांगण में? महाकाल के मंदिर के प्रांगण में घुसता है, उज्जैन में। 700 किलोमीटर दूर है कानपुर के। बॉर्डर पार करके वहां कैसे पहुंचा? सवाल जायज है वो। आगे बढ़ते हैं। सुबह 8 बजे विकास ने जूता घर में जूता रखा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये डिटेल आगे बढ़ते मैं आपको बताता हूं। ये डिटेल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जूता काउंटर पर अपना नाम विकास ही लिखवाया गया। देखिए, अगर ये छिपना चाहता होता तो वो अपना नाम वहां पर विकास नहीं लिखवाता। तो इसीलिए सवाल निर्माण हो रहा है कि ये सरेंडर था क्या? प्लान सरेंडर था क्या? 8:05 क्या होता है? मंदिर के अंदर दर्शन के लिए गया विकास दुबे। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 8:45 पर प्रांगण के स्थित छोटे छोटे मंदिरों का दर्शन करता है विकास दुबे। 8:50 को विकास दुबे मंदिर से बाहर निकलने लगता है। उसके बाद आप देख सकते हैं 8:50 पर मंदिर के सुरक्षा जो कर्मी हैं, जिनकी बात हम आपको आगे सुनाएंगे, उन्होंने विकास को रोक लिया। तब जाकर 9 बजे मंदिर के सुरक्षा कर्मियों ने पुलिस को बुलाया और उज्जैन की पुलिस को आगाह किया। उज्जैन पुलिस 9:05 को उज्जैन पुलिस जो है वो विकास को गिरफ्तार कर लेती है। ये 9:05 पर 9:10 पर मीडिया के सामने विकास को जब लिया जाता है, गाड़ी में बिठाया जाता है, तब वो अपना नाम चिल्लाता है। वो वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें वो कहता है कि मैं हूं विकास दुबे, कानपुर वाला, कानपुर हत्याकांड वाला। और तब उसे पुलिस वाला एक हेडशॉट भी मारता है। तो आगे बढ़ते देखते हैं। 9:10 पर विकास ने माना कि वही विकास दुबे हैं, कानपुर वाला। महाकाल थाने 9:15 पर महाकाल थाने में वो विकास दुबे को ले जाते हैं पूछताछ के लिए। उसके बाद 9:15 को पूछताछ के दौरान आईजी भी मौजूद रहते हैं मध्य प्रदेश पुलिस के। उसके बाद 10 बजे, करीब 10 बजे, मतलब 45 मिनट विकास दुबे से पूछताछ की जाती है। 10 बजे तक पूछताछ की जाती है। 10:35 पर पुलिस विकास दुबे को पुलिस लाइन लेकर गई। ये उस समय का पूरा घटनाक्रम है। अब कुछ ही देर में उन्हें मध्य प्रदेश की कोर्ट के सामने लाया जाएगा और वहां से उसकी ट्रांजिट रिमांड दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बातचीत हो चुकी है। पर इसके अलावा भी मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं, और वो है कि खादी और खाकी का खतरनाक खेल, इसीलिए विकास दुबे बचा रहा क्या? और सवाल कई सारे निर्माण हो रहे हैं। देखिए, पहले दिग्विजय सिंह राजनीति करने से ऊपर नहीं आएंगे। आज गिरफ्तारी हुई है, पर कांग्रेस के दिग्विजय सिंह कहते हैं बीजेपी ने कराया प्लान्ड और प्रायोजित सरेंडर। प्रियंका वाड्रा भी कुछ इसी तरीके का आरोप लगा रही है। वो कहती है कि सरकार की मिलीभगत थी, इसीलिए वो वहां तक पहुंच पाया, उत्तर प्रदेश में इसीलिए नहीं पकड़ा गया। और अखिलेश यादव का टेक बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि इसके बाद मैं आपको बताऊंगा समाजवादी का कनेक्शन।
इस विकास दुबे के साथ। समाजवादी पार्टी की ओर से उन्होंने पूछा कि गिरफ्तारी हुई या प्लान्ड सरेंडर, और अखिलेश यादव ने कहा कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स को सार्वजनिक किया जाए विकास दुबे के, ताकि पता चले कि ये प्लान्ड सरेंडर था या ये गिरफ्तारी थी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अखिलेश यादव को और किन सवालों के जवाब देने होंगे। सवाल तो उन्होंने उठा दिए, पर आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं कि समाजवादी पार्टी का दरअसल विकास दुबे के साथ लिंक क्या था। देखिए, राजनीतिक पार्टियों पर कई सारे सवाल निर्माण होते हैं। पहला सवाल आज विकास दुबे की माताजी ने ही उठाया है। जब उन्होंने बयान दिया तो उन्होंने कहा कि विकास की मां ने कहा कि समाजवादी पार्टी में है, समाजवादी पार्टी में है, और वो विकास के बारे में कह रही थी, उनकी बीवी के बारे में नहीं, और भाजपा से कोई संबंध नहीं है, समाजवादी पार्टी में है विकास दुबे। पहला सवाल तो अखिलेश यादव को जवाब देना होगा। अब इस फोटो पर फोकस कीजिए, इस फोटो पर कैमरा पर्सन फोकस करेंगे, ये अखिलेश यादव आपको दिखाई देंगे, और ये कौन है, ये तस्वीर देखनी बहुत जरूरी है। ये है अखिलेश यादव के साथ विकास का गुर्गा गुड्डन त्रिवेदी। ये तस्वीर का जवाब हमें लेना होगा समाजवादी पार्टी से आज, कि आप विकास दुबे के एक गुंडे के साथ, एक गैंग मेंबर के साथ, खुद अखिलेश यादव तस्वीर में दिखाई देते हैं, और कई सारी तस्वीरें हैं गुड्डन त्रिवेदी के साथ। आगे और भी लिंक बताएंगे आपको। अखिलेश यादव के मंत्री शिव कुमार बेरिया के साथ क्यों घूम रहे थे विकास दुबे, देखिए तस्वीर, देखिए फिर से इस तस्वीर की ओर अगर आप ध्यान फरमाएंगे तो अखिलेश यादव के कैबिनेट मंत्री के साथ भी थे विकास दुबे। तो समाजवादी पार्टी जब आज सवाल उठाती है तो क्या उनके भी राजनीतिक लिंक रहे हैं विकास दुबे के साथ, बीएसपी के भी लिंक रहे हैं विकास दुबे के साथ, इसके भी मैं आपको सबूत दिखाऊंगा। आगे चलते एक और जो आपको मैं तथ्य दिखाना चाहता हूं वो है विकास की पत्नी ऋचा दुबे का समाजवादी पार्टी के स्थायी सदस्य का कागज। अब देखिए, बड़ा दिलचस्प है, ये समाजवादी पार्टी की उन्होंने लाइफ टाइम मेंबरशिप धारण की है। ये जो है, ये महिला ऋचा दुबे विकास दुबे की बीवी है। ये उन्होंने बाकायदा समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल फॉर्म भरा है, लाइफ मेंबरशिप का फॉर्म भरा है। तो इन सबूतों के साथ जब हम आज सवाल पूछ रहे हैं कि क्या राजनीतिक शरण मिला था विकास दुबे को, और किससे राजनीतिक शरण मिला था, देखिए एक और मैं आपको सबूत दिखाना चाहता हूं। 2001 में जब थाने में घुसकर उसने भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को पुलिस के सामने मारा था, जब मर्डर किया था, तो 2006 तक उस केस को एक तरीके से वो केस जम नहीं पाया और उसको अक्विटल मिल गई, मतलब वो बरी हो गया। पर उस समय जो सरकारें थी और सरकारें आई, उस समय तो मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, प्रियंका वाड्रा जी की कांग्रेस पार्टी के समर्थन के साथ चल रही थी। उस समय ना उन्होंने अपील की, ना उसके बाद मायावती की सरकार जो 2007 में आई, ना उसने अपील की हाई कोर्ट में, ना अखिलेश यादव की सरकार ने 2012 में इस अक्विटल के खिलाफ अपील की। तो आज कई सारे सवाल भी निर्माण होते हैं कि क्या खादी और खाकी के खेल में बचा रहा विकास दुबे इतने समय तक। देखिए रिपोर्ट, और उसके बाद दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, शलभमणि त्रिपाठी और घनश्याम तिवारी, अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बीजेपी और समाजवादी पार्टी का, और पुलिस के भी कुछ नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ेंगे। तो देखिए रिपोर्ट और उसके बाद बड़ी डिबेट शुरू करते हैं। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। आखिर पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद कैमरे के सामने विकास दुबे ये क्यों चिल्ला रहा था? क्या ये एनकाउंटर से बचने की चाल थी? क्या ये किसी को संदेश था कि मैं गिरफ्तार हो चुका हूं? क्या ये प्लान्ड सरेंडर की योजना का हिस्सा था? और भी बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब केवल विकास के पास है। ये सवाल उठे क्यों, उसको समझने के लिए कुछ तस्वीरें देखिए। विकास महाकाल मंदिर में सुबह सुबह दर्शन के लिए जब पहुंचा तो प्रांगण से उसकी एक फोटो सामने आई। क्लीन सेव, आंखों पर चश्मा, गले पर लहराता सफेद गमछा, नंगे पैर, किसी तरह की कोई घबराहट, परेशानी या चेहरे पर कोई शिकन नहीं। तो क्या विकास को पता था उसकी गिरफ्तारी होने वाली है? अब दूसरी तस्वीर देखिए। जब विकास को महाकाल मंदिर में गार्ड के साथ देखा गया तब उसकी चाल देखिए। गार्ड से आगे पीछे पीछे सादी वर्दी में शायद पुलिस वाले, एकदम सामान्य, कोई हैरानी, परेशानी या घबराहट नहीं। अब तीसरी तस्वीर देखिए। लेकिन जैसे ही पुलिस विकास को महाकाल मंदिर से बाहर लेकर निकली, विकास चिल्लाने लगा, मेरा नाम विकास दुबे, कानपुर वाला।
विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। तीनों तस्वीरों को देखकर साफ साफ समझा जा सकता है कि विकास ने जो किया वो प्लान था। वो मीडिया के जरिए एक संदेश पहुंचाने का तरीका था। एनकाउंटर से बचने के लिए एक सोची समझी चाल थी। और अगर ये प्लान सरेंडर था तो इसके पीछे केवल और केवल विकास का दिमाग नहीं हो सकता, और भी दिमाग काम कर रहे होंगे। फिलहाल एमपी पुलिस उज्जैन के 2 वकीलों की भूमिका की जांच कर रही है, लेकिन दिग्विजय सिंह ने तो कुछ और ही दावा किया। दिग्विजय सिंह, उत्तर प्रदेश पुलिस के एनकाउंटर से बचने के लिए प्रायोजित सरेंडर लग रहा है। मेरी सूचना है कि मध्य प्रदेश भाजपा के एक वरिष्ठ नेता की वजह से यह संभव हुआ है। जय महाकाल। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि कानपुर के जघन्य हत्याकांड में यूपी सरकार को जिस मुस्तैदी से काम करना चाहिए था वो पूरी तरह फेल साबित हुई है। अलर्ट के बावजूद आरोपी का उज्जैन तक पहुंचना न सिर्फ सुरक्षा के दावों की पोल खोलता है, बल्कि मिलीभगत की ओर इशारा करता है। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। कानपुर कांड का मुख्य अपराधी पुलिस की हिरासत में है। अगर ये सच है तो सरकार साफ करे कि आत्मसमर्पण है या गिरफ्तारी। साथ ही उसके मोबाइल की सीडीआर सार्वजनिक करे, जिससे सच्ची मिलीभगत का भांडाफोड़ हो सके। लेकिन विकास की मां तो कुछ और ही कह रही हैं। उज्जैन से पकड़े गए वहाँ मंदिर पे महाकाल की क्या वो हर साल जाते थे? वो हर साल जाते थे, श्रृंगार कराते थे महाकालेश्वर बाबा। सरकार से आप क्या चाहती, क्या कार्रवाई चाहती है सरकार से? सरकार तो जो उचित समझे वो करिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। जो सरकार इतनी बड़ी सरकार है, उस टाइम पे वो भाजपा में है नहीं, उस सपा में इस समय सपा में है, समाजवादी पार्टी में। तो सवाल खादी और खाकी के मेल पर उठना स्वाभाविक है, लेकिन इस खेल में कौन कौन शामिल था ये कौन बताएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आज का हमारा हैशटैग है विकास दुबे अरेस्टेड, और मेरे साथ एक बड़ा वरिष्ठ पैनल जुड़ चुका है इस पूरे मामले में बहस करने के लिए। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता और योगी आदित्यनाथ सरकार के और मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार शलभमणि त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। मेरे साथ घनश्याम तिवारी राष्ट्रीय प्रवक्ता है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता में से एक है। मेरे साथ इस वक्त पुलिस महकमे को संभालने वाले 2 वरिष्ठ मेहमान भी हैं। मेरे साथ उमेश श्रीवास्तव जी है जो फॉर्मर आईजी रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के। मेरे साथ वेद भूषण जी जुड़ चुके हैं, फॉर्मर एसीपी रहे हैं दिल्ली पुलिस के। और मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के समर्थक दीपक पांडे भी जुड़ चुके हैं। शुरुआती दौर में मैं सबको 1-1 मिनट का वक्त देना चाहता हूं ताकि इस गंभीर विषय पर अपनी बातें रखने में कोई दिक्कत ना हो। पर मैं शुरुआत घनश्याम तिवारी जी आपसे करना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि ये प्लान्ड सरेंडर है, मिलीभगत है, पर सर जो सबूत मैंने अभी पेश किया, चाहे वो विकास दुबे की मां का बयान हो, चाहे वो विकास दुबे की बीवी का वो पर्चा हो समाजवादी पार्टी वाला, या अगर मैं देखूं तो विकास दुबे का जिस तरीके से उन पर मेहरबानी रही है समाजवादी पार्टी सरकार की, मंत्रियों के साथ उनकी फोटो रही है, गुड्डन त्रिवेदी के साथ अखिलेश यादव की फोटो है, साथ में बैठे हैं, तो सर राजनीतिक षड्यंत्र तो आप ही दे रहे थे ना, मिलीभगत तो आपकी थी। मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। आपको भी अक्सर मैंने आपको अनेक बहसों में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखकर बहस करते हुए देखा है। पहली बार आपको एंकर की भूमिका में देख रहा हूं। धन्यवाद आपके शो में बनाने के लिए। समाजवादी पार्टी ने पहले दिन से कहा कि विकास दुबे के पिछले 5 साल के कॉल रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक किया जाए। वो दौर था जब हम सरकार में थे, वो दौर है जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। इसके बाद की जो शहीद पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने बहादुरी से विकास दुबे का मुकाबला किया और तरीके से मौत के घाट उतार, उनके परिवार ने कहा है कि तो उत्तर प्रदेश सरकार में कोई भरोसा नहीं है, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आज भी देवेंद्र परिवार ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी विकास दुबे को बचा रही है। तीसरी बात की सवाल उठता है कि एक गैंगस्टर अपने हिसाब से अपनी मनचाहे ढंग से किस तरीके से 1300 किलोमीटर चलता है और इस तरीके से अपना सरेंडर करता है जैसे वो भारतीय जनता पार्टी में एडमिशन लेने के लिए आया हो। तो भारतीय जनता पार्टी की गैंगस्टर संस्कृति का हाल ये है कि अगर आप कुलदीप सिंह सेंगर हैं तो आपको आदित्यनाथ बचाएंगे, और अगर आप विकास दुबे हैं तो आपको नरोत्तम मिश्रा बचाएंगे, जो कि कानपुर के प्रभारी थे चुनाव के दौरान। पिछले 6 महीने में भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के साथ विकास दुबे और उसके फाइनेंसर की फोटो है, क्योंकि वो 2022 में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना चाहता था।
मैं खुद अपनी पार्टी का आजीवन सदस्य नहीं हूं, हमारी पार्टी में आजीवन सदस्यता का कोई फॉर्म नहीं है। उसने किसी मैगजीन के लिए सब्सक्राइब किया था, जिसको मीडिया ने बढ़ा चढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा के जाल में फंसकर उसको हमारी आजीवन सदस्यता के रूप में दिखाया। अगर कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक होंगे तो ये सारा झूठ, इसका पर्दाफाश हो जाएगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, चाहे उस प्रदेश के अध्यक्ष हो, चाहे वो मुख्यमंत्री के सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक हो जिनसे आज तक पूछताछ नहीं की गई, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हो जिसके पास उसकी कार मिल रही है, चाहे वो कार हो जो संघ परिवार की हो, चाहे जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई हो, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा हो, सारे तार जुड़े हुए हैं। ठीक है आप उसके कॉल रिकॉर्ड पब्लिक कीजिए। मैंने आपको, घनश्याम, आपने कहा मैं बीजेपी का पक्ष रखता हूं, देखिए देश का पक्ष रखता हूं मैं, पर मैंने आपको इसीलिए वक्त बढ़ाकर 2-2.5 मिनट का अनइंटरप्टेड समय दिया। अब शलभमणि त्रिपाठी से इन सवालों का जवाब लेंगे, पर शलभमणि जी मुझे इस बात का भी जवाब दीजिए कि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस उसके 5 साथियों को मार रही थी, उसकी पूरी तलाश में पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस लगी हुई थी, सरकार एकदम सजग थी, तो वो इतनी दूर पहुंचा कैसे, बॉर्डर पार किया कैसे? मतलब आज कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस पर भी तो सवाल खड़े होते हैं ना सर। शलभमणि त्रिपाठी जी। जी, आवाज आपकी नहीं आ रही थी, अभी मुझे आपकी आवाज मिली है। मुझे 1 मिनट का वक्त शायद मिला है, मुझे लगता है कि मैं अपनी बात रखूंगा तो थोड़ा धैर्य से लोग सुनेंगे। देखिए शहजाद भाई, पहले तो आपको शुभकामनाएं, पहली बार आपके साथ शो में जुड़ रहा हूं, बहुत बेहतरीन शो आप करते हैं। दूसरी बात, आज उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ में और ये कह सकते हैं कि कानून के हाथ में एक बहुत ही बेहतरीन सफलता मिली है। दुर्दांत अपराधी और समाजवादी पार्टी का नेता विकास दुबे गिरफ्तार हुआ है। और जहां तक बात यह है कि कैसे गिरफ्तार हुआ, कैसे पहुंचा, आपको पता है कि इस तरह के अपराधी भागने का प्रयास करते हैं जब पुलिस उनके पीछे पड़ी हो, जब लगातार उनके साथी मारे जा रहे हों। पिछले 3-4 दिनों के अंदर आप देखिए, पहले दिन घटना के बाद से ही 2 अपराधी मौके पर मारे गए। उसके बाद से आज तक लेके करीब 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 5 उसके साथी मारे जा चुके हैं। अकेला पड़ गया हो, अलग थलग पड़ गया हो, जब उसको लग रहा हो कि नहीं उसके पास कोई चारा नहीं है, अब वो घिर चुका है चौतरफा। हर चप्पे चप्पे पर फरीदाबाद पहुंचा, वहां हमारी एसटीएफ पहुंच गई। उसके पहले औरैया पहुंचा, वहां हमारी एसटीएफ पहुंच गई। दिल्ली में बस अड्डों को पूरी पुलिस ने घेर रखा था, तो उसके पास कोई चारा था भी नहीं। और जो वीडियो जारी किया जाता है, फोटो जारी किया जाता है, जो 5 लाख का इनाम किया जाता है, आप सब मीडिया बंधुओं की जो मदद ली जाती है, तमाम जो सामाजिक लोग हैं उनकी मदद ली जाती है, वो इसीलिए ली जाती है कि ऐसे अपराधियों को कहीं भी पकड़ा जा सके। और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो नेटवर्किंग की, हमारी एसटीएफ ने जो लगातार कार्रवाइयां की, और विकास दुबे को लगा कि जिस तरह से उसके खिलाफ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कार्रवाई कर रही है, आपने देखा होगा उसके घर पे किस तरह की कार्रवाई हुई है। उसके बाद हताश था, निराश था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो एक तरह से सरेंडर पकड़े जाने की स्थिति में आए। और आप देखिए, अपने आप को बचाता हुआ, चिल्लाता हुआ, चीखता हुआ, जिस तरह वो पकड़ा गया है, वो बता रहा है कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। उसको इस बात का डर है कि उसके साथ कुछ भी पुलिस कर सकती है। तो निश्चित तौर पर एक अपराधी के अंदर ये डर देखकर लोगों के मन में सुकून जरूर हुआ होगा। और देश के लोगों ने देखा है कि विकास दुबे, जिसको लेकर इस तरह का इल्जाम है कि उसने 8 लोगों की हत्या की है, जिसके ऊपर यह आरोप है, उसके अंदर जो दहशत नजर आई वो उत्तर प्रदेश के इकबाल की दहशत है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की दहशत है, जो अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है उसकी दहशत है। शलभ जी, पर एक बार स्पष्टीकरण दे दीजिए ना मुझे, क्योंकि आप एक ऑफिशियल सरकार का हिस्सा भी है। क्या वो अरेस्ट हुआ या उसने सरेंडर किया? आपके राजनीतिक विरोधी घनश्याम तिवारी और बाकी लोग ये कह रहे हैं कि ये तो प्लान्ड सरेंडर था। प्रियंका गांधी भी कह रही है, कई सारे लोग कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं प्रायोजित सरेंडर था, मध्य प्रदेश के एक नेता का इसमें हाथ था। सच्चाई क्या है? अरेस्ट किया या सरेंडर हुआ? देखिए हम वो नहीं है कि संस्थाओं पर सवाल उठाएं। मध्य प्रदेश की पुलिस ने, वहां के गृह मंत्री जी ने, वहां के मुख्यमंत्री जी ने जो बताया है वो सच है। और हम ये मानते हैं कि वो जिस हालत में पहुंच गया था, सारे उसके साथी छूट चुके थे, मारे जा रहे थे, लगातार कार्रवाइयां हो रही थी। आपको पता है कि उसके सगे साले को गिरफ्तार किया गया था। और 2 दिन पहले आपने खबर दिखाई भी थी कि कैसे हमारी पुलिस ने मध्य प्रदेश में भी डेरा डाल रखा है। प्रियंका वाड्रा जी को तो ये भी बताना चाहिए कि वो दिल्ली से होता हुआ राजस्थान होता हुआ गया, तो राजस्थान की पुलिस ने क्यों जाने दिया, राजस्थान की पुलिस क्या कर रही थी। प्रियंका वाड्रा को तो ये भी बताना चाहिए कि जतिन प्रसाद जी अचानक विकास दुबे के पक्ष में क्यों खड़े हो गए हैं, सलमान खुर्शीद उसके पक्ष में क्यों खड़े हो गए हैं। तो उसके पीछे ये भी कारण है। आप देखिए ना, ये कांग्रेस पार्टी की परिपाटी रही है।
जो भी विपक्षी दल है उनकी ये परिपाटी रही है। पिछले दिनों जब सीए को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था, सीए के प्रोटेस्ट के दौरान जो उपद्रवी थे, जिन्होंने पुलिस पर हथगोले फेंके, बसें जलाई, लोगों पे हमले किए, उनके खिलाफ जो उत्तर प्रदेश की पुलिस कार्रवाई कर रही थी, तो प्रियंका वाड्रा जी आंसू बहाने पहुंच रही थी उपद्रवियों के यहाँ। आपने भी वो तस्वीरें दिखाई थी कि कैसे वो कहते थे कि उनका मुकदमा कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। अब विकास दुबे कैसे राजस्थान क्रॉस कर गया, प्रियंका वाड्रा उस पर खामोश है। कैसे उनके जो जतिन प्रसाद है वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, विकास दुबे के साथ हम खड़े हैं, उस पर वो खामोश हैं। कैसे उनकी पार्टी के राजीव त्यागी, आज उन्होंने ट्वीट किया, उसको आप देखिएगा, कैसे सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि नहीं साहब, विकास दुबे के घर पे ज्यादती हो गई है। तो प्रियंका वाड्रा, ये सारे लोग अपराधियों को संरक्षण देते आए। उत्तर प्रदेश जो आपने सवाल महत्वपूर्ण सवाल उठाए पहले शहजाद भाई आप पता कीजिएगा, 2017 के पहले पुलिस दस्तक देने भी नहीं जाती थी विकास दुबे के घर पे। 2017 से पहले इसका जवाब घनश्याम को देना चाहिए। एक सेकंड में पुलिस जो भी कार्रवाई हुई है 2017 के बाद हुई है, जब योगी आदित्यनाथ जी आए। घनश्याम एक सेकंड, मैं पुलिस, मेरे साथ उमेश जी भी है, मेरे साथ वेद जी भी है, मैं उनके पास जाऊं उससे पहले घनश्याम जी क्विकली रिस्पॉन्ड कीजिए। शलभ जो आरोप लगा रहे 2017 से पहले पुलिस तो जा भी नहीं पाती थी, और आपके ऊपर एक सवाल तो ये बनेगा ना सर, जब उसको अक्विट कर दिया था कोर्ट ने, मुलायम सिंह यादव और कांग्रेस की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, आपने अपील क्यों नहीं की? इन सवालों का जवाब दीजिए सर। शहीद पुलिसकर्मी देवेंद्र मिश्रा के परिवार ने कहा है कि उनको उत्तर प्रदेश सरकार पर भरोसा नहीं। वो रोज रोज कह रहे हैं, तो इनको इतनी शर्म नहीं है कि उस शहीद परिवार से जवाब दे सके। जो उसके ऊपर आज 5 लाख का इनाम हुआ है, आज से 3 महीने पहले जो चिट्ठी लिखी गई थी उसके ऊपर कोई इनाम नहीं था, जिसके ऊपर 150 मुकदमों की चिट्ठी लिखी गई है शहीद पुलिसकर्मी की, उसके ऊपर कोई इनाम नहीं था। उसे पहले किया गया, फिर उसे 1 लाख किया गया, फिर 5 लाख किया, जैसे ये लोग कौन बनकर करोड़पति कर रहे हो। और तीसरी बात, जिस तरीके से विकास दुबे का उठना बैठना था, स्वतंत्र देव सिंह के साथ उसकी फाइनेंशियल फोटो है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारियों के पास उसकी गाड़ियां हैं, और भी गाड़ियां हैं इनके पास, विकास दुबे की फाइनेंस द्वारा दी गई। उसके साथ अवनीश अवस्थी की जो मुख्यमंत्री के सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, पिछले 6 महीने में 70 कितने महत्वपूर्ण लोग थे, उसके फोटो खिंचाई। 2022 में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनकर सत्ता में आना चाहता था, तो हवा खुला हो गया। 8 पुलिस कर्मियों ने तय कर दिया कि इसको जड़ से मिटा देना है। जहां तक जो 5 साल हमारी सरकार थी, हमारी सरकार में पिछले 5 साल की किसी सरकार में गैंगस्टर ने ये नहीं की कि 8 पुलिसकर्मी इस तरीके से हत्या कर सकते। मुझे लगता है घनश्याम की आवाज ठीक से नहीं आ पा रही, इसको ठीक कराते हैं। पर मैं एक बार उमेश श्रीवास्तव आपके पास आना चाहता हूं। आज जो पूरा सुबह से घटनाक्रम हुआ है, उमेश श्रीवास्तव जी आईजी रह चुके हैं यूपी पुलिस के, सर आपको क्या लगता है, आपके तजुर्बे के हिसाब से, जैसे शलभमणि त्रिपाठी बता रहे हैं कि ये अरेस्ट था, या आपको भी लगता है कि जो विपक्षी पार्टियां कह रही है प्लान्ड सरेंडर लग रहा है, ये सरेंडर करवाया गया है? क्या लगता है, आपका टेक क्या है बतौर एक पुलिसमैन? आप आईजी का प्रयोग कर रहे हैं, मैं पुलिस डीआईजी के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि इसका सरेंडर की बात, तो आज का घटनाक्रम जिस तरीके से उज्जैन में टीवी के माध्यम से देखने को मिला, ये ऐसा लगता है कि कोई एक स्क्रिप्ट अंजाम दिया है। ऐसा नहीं हो सकता कि जिस अपराधी की इतनी सरगर्मी से तलाश की जा रही हो, इतनी ज्यादा संख्या में पुलिस बल जिसके पीछे पड़ा हुआ हो, वो अपराधी इतने आराम से वहां जाएगा, फूल वाले के पास जाएगा, और जब पकड़ा जाएगा तो चिल्ला चिल्ला कर बताएगा कि मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। तो ये सब लगता है कि ये कहीं ना कहीं से उसको कोई एक तरीके से कह लें मदद मिली है, जिसकी वजह से आज करके पुलिस के सामने सरेंडर हुआ है। ठीक है, पर वेदभूषण जी, एक सेकंड, वेदभूषण जी, मैं उमेश श्रीवास्तव जी की भी आवाज में थोड़ी सी टेक्निकल डिफिकल्टीज आ रही है, इन दोनों चीजों को सुधार के आते हैं। पर वेदभूषण जी एक बार मुझे बताइए कि क्या आज भी उत्तर प्रदेश की पुलिस में उसके मुखबिर हाजिर हैं, आज भी उसे सहायता मिल रही थी, या आप कहेंगे कि जिस तरीके से उसे डर कर भागना पड़ा है और जिस तरीके से उसे पकड़ा गया है, उससे साबित होता है कि आज उत्तर प्रदेश पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है, जो इससे पहले नहीं दिया गया था? जी, मैं आईजी साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, और 2001 का आपने केस का जिक्र किया था, जिसमें इसमें एक शुक्ला जी नाम के मंत्री जी को थाने के अंदर इसने गोली मारकर कत्ल कर दिया था। उस मुकदमे के अंदर 25 पुलिस के गवाह थे।
आपको ताज्जुब होगा पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक को, उसमें जो आईओ थे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और 25 पुलिस के गवाह तमाम हॉस्टाइल हो गए थे। मैं दोबारा बता रहा हूं, जो उस केस के आईओ थे, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे और जो 25 पुलिस के गवाह थे, और गवाहों को आप छोड़ दीजिए, साइंटिस्ट को छोड़ दीजिए, आई विटनेस को छोड़ दीजिए, तो ये इतना शातिर किस्म का अपराधी है जो इस तरह की चीजों में एक्सपर्ट है। और उस केस में भी पूनावाला जी इसने इसी तरह से कोर्ट के अंदर सरेंडर किया था अपने राजनीतिक आकाओं के साथ में। आपके चैनल के माध्यम से मैं इस पब्लिक को बताना चाहता हूं। अब मैं आपको बताऊं, इस तरह के जो शातिर है, क्रिमिनल है, उन्होंने पहले भी इस तरह की नीति अपनाई है। आपको याद होगा, अबू सलेम एक बहुत बड़े टेररिस्ट थे, उनको पता था कि हिंदुस्तान में लाए जाएंगे तो उनको फांसी की सजा हो सकती है। उन्होंने सूडान के अंदर जानबूझ के नकली पासपोर्ट के अंदर अपने आप को अरेस्ट करा लिया, क्योंकि उसमें कंडीशन लगाई गई थी कि हिंदुस्तान में इनको फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। आपको याद होगा, दिल्ली से चार्ल्स शोभराज जेल तोड़कर भागे थे। वो इसलिए नहीं भागे थे कि उनको भागना था, वो अपने आप को सरेंडर कराना चाहते थे। उनके ऊपर एक केस और लगा दिया जाए जिससे कि पुलिस की गिरफ्त से वो लंबे समय तक बाहर जाने से बच सके, क्योंकि वहां पर उनको फांसी की सजा का प्रोविजन था जहां उनका केस ट्रायल होने का। उससे पहले आपको एक और दिल्ली का इंस्टेंस बताता हूं। दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर साहब, मैं नाम नहीं बता पाऊंगा, उनके खिलाफ दिल्ली के अंदर नारकोटिक्स का मुकदमा दर्ज हुआ था। उन्होंने भोपाल एयरपोर्ट पर अपने आप को एक कट्टे के साथ अरेस्ट करवा दिया था। तो ये सरेंडर कराने का जो एक तरीका है, जो शातिर क्रिमिनल है, ये पहला नहीं है। इस तरह के शातिर क्रिमिनल की बहुत बड़ी लिस्ट है। और जो विकास दुबे की आप बात कर रहे हैं, ये तो मास्टर था, 150 मुकदमे 2 बार एनएसए में जा चुका है जेल। इसका बहुत बड़ा एक बैकग्राउंड रही है इसकी। घनश्याम तिवारी जी, मुझे एक बात बताइए। चलिए मान लेते हैं कि यूपी सरकार पर आप सवाल उठा रहे हैं और उन सवालों का जवाब मैं शलभमणि त्रिपाठी से लूंगा। मैं उस लेटर का भी जिक्र करूंगा जो देवेंद्र मिश्रा जी ने लिखा था। पर घनश्याम तिवारी ये बताइए कि 25 जो हमारे पुलिस वाले थे वो हॉस्टाइल टर्न हो जाते हैं। उस समय सरकार आपकी थी जब अक्विटल मिला, आपके रहते हुए इस तरीके की स्थिति कैसे निर्माण हो गई जिससे कि उसे क्लीन चिट मिल जाती है, जिससे कि पुलिस पर इतना दबाव आता कि वो हॉस्टाइल बन जाए? उसके अलावा मुझे ये बताइए, जिस आदमी पर इतने गंभीर आरोप लगे थे उसकी बीवी को आप न केवल पार्टी में लेते हैं, आजीवन सदस्य बनाते हैं, उनके मंत्रियों के साथ आप दिखते हैं, उनके गुंडों के साथ आपके नेता दिखते हैं, तो सर सवाल तो आप पे भी तो उठेंगे ना। आज आप सिर्फ आरोप नहीं लगा सकते। घनश्याम तिवारी जी, सवाल उठाइए, बहुत अच्छी बात है आप सवाल उठा रहे हैं। जहां तक न्यायालय में कोई छूट जाता है, 2 नवंबर 2017 को पत्रिका मैगजीन ने लखनऊ में ये विकास दुबे के ऊपर एक स्टोरी लिखी थी, जिसमें उसने साफ साफ कहा था कि 2002 में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसको समझा बुझाकर अपने संरक्षण में लेकर के उसको सरेंडर करवाया था। जहां तक अदालत से छूटने की बात है, भारतीय जनता पार्टी 2G घोटाले का नाम लेकर के सत्ता में आई। 2G घोटाले में सारे लोग छूट जाते हैं, तो अदालतों की अपनी प्रक्रिया है, आप उसके सवाल उठाइए, लेकिन उसको सरकार के साथ मत जोड़िए। एक आखिरी बात बोलूंगा, जो आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के, मैंने आपको जैसे बताया कि मैं स्वयं आजीवन सदस्य नहीं हूं, और जिसके साथ फोटो है, अगर हमारे मंत्री के साथ फोटो है आप जांच कराइए। लेकिन ये भी शलभमणि बता देंगे कि 2017 में एसटीएफ को इनके शासनकाल में दिए हुए बयान पे इन्हीं के 2 विधायकों से पूछताछ क्यों नहीं हुई? आज तक उन विधायकों ने कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है कि उनसे कभी कोई पूछने ही नहीं आया। जवाब दे लीजिए, उसके बाद मुझे ब्रेक लेना है। शलभमणि जी इसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद मुझे एक ब्रेक लेना है छोटा सा। मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में तो आज उनकी जो मां है, जो विकास दुबे की मां है, मां से बढ़ के कोई कुछ नहीं होता। मां ने आज स्पष्ट कर दिया कि कौन किस पार्टी से जुड़ा है। और देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन में तमाम चीजें सामने आ चुकी है। मैं तो शहजाद भाई से इतना कहूंगा कि 2017 से पहले 2007 से लेकर 2017 तक कौन सी कार्रवाई विकास दुबे के खिलाफ हुई, आप इनसे पूछ लीजिए। उमेश श्रीवास्तव जी बैठे हैं, इन्होंने भी अपने जीवन में कितने एनकाउंटर किए होंगे, जरा एक बार इसकी भी जानकारी ले लीजिए। मैंने इनकी बातें सुनी हैं। ऑपरेशनल जो कार्रवाइयां हुई हैं 2017 के बाद शुरू हुई हैं। 114 अपराधी मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं शहजाद भाई उत्तर प्रदेश में, और 3 सालों के दौरान 114 अपराधी उत्तर प्रदेश में किस सरकार में मारे गए, मैं चुनौती देता हूं, पूछ के बताइए। 2017 के बाद विकास दुबे के घर पर पुलिस 2 बार चढ़ी, 2 बार गिरफ्तार हुआ, लगातार जेल में रहा, 4 महीने पहले छूट के आया था, तीसरी बार पुलिस उसके यहां चढ़ी थी जब ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। तो निश्चित तौर पे आप देखिए कि 2007 से लेकर 17 तक उसको माननीय किसने बनाया, उसको नेता किसने बनाया, उसको पॉलिटिकल किसने बनाया, और 2017 के बाद योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है जिसने उसको वापस माननीय से अपराधी बनाया है। और संतोष शुक्ला हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उनकी थाने के अंदर घुसकर हत्या हुई थी, उसमें 17 पुलिस वाले गवाह थे, उनको
गवाही पर तोड़ने के लिए किसने मजबूर किया, किसकी सरकार थी, इसका भी जवाब आपको लेना चाहिए। जी, इसका सवाल का जवाब हम लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, आपको हेडलाइंस दिखाना चाहता हूं, पर ब्रेक के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी से भी विकास दुबे के तार जुड़े हुए थे। क्या खादी और खाकी के इस खतरनाक खेल से ही विकास दुबे बचा रहा इतने सालों तक? यह सवाल रहेगा। लौटेंगे तब ये एक्सक्लूसिव वीडियो देखेंगे हम ब्रेक के बाद हेडलाइंस। तो अभी तक हम बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के साथ गैंगस्टर विकास दुबे के संपर्क की और संबंध की, पर अब मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाऊंगा जिससे कि बहुजन समाज पार्टी भी सवालों के कटघरे में खड़ी हो जाएगी। देखिए ये वीडियो है विकास दुबे का, जहां पर वो हरि कृष्ण श्रीवास्तव को अपना राजनीतिक गुरु बता रहा है। कौन है हरि कृष्ण श्रीवास्तव, वो इस वीडियो के बाद बताता हूं। मिलाने का श्रेय मुझे स्वर्गीय हरिकृष्ण श्रीवास्तव जी का है, जो मेरे राजनीतिक गुरु थे और उत्तर प्रदेश के कई बार मिनिस्टर रहे और उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। वो उन्होंने मुझे राजनीति में लाने का प्रयास किया और उन्हीं के प्रयास से मैं राजनीति में आया। और जिस दिन से मैं राजनीति में आया तो लोगों को मेरे प्रभाव से और मेरी लोकप्रियता से ज्वेलसी होने लगी। आज तक कोई भी ऐसा मामला नहीं है जिसको मैंने अपने हाथ से मैंने कोई अपराध किया हो या मैंने कोई अपराध को बढ़ावा दिया हो। अपराध से मेरा कोई दूर दूर से रिश्ता नहीं है। मेरी राजनीतिक वर्चस्व की जंग है जो मेरे जिंदगी तक और मेरे मरते दम तक जारी रहेगी। लेकिन इस राजनीतिक वर्चस्व की जंग में बम, गोली और हत्या ये सब अपने टाइम का। तो हरिकृष्ण श्रीवास्तव जो है वो चौबेपुर विधानसभा से 4 बार विधायक रहे और कई बार तो उन्होंने बसपा का हाथ थामते हुए उन्होंने विधानसभा में वो अंदर गए। तो मेरे साथ दीपक पांडे बीएसपी के समर्थक है। सर, आप भी आरोप नहीं लगा सकते हैं मिलीभगत का? मिलीभगत तो समाजवादी पार्टी के साथ भी थी, बहुजन समाज पार्टी के साथ भी थी, और शायद इसीलिए बहन मायावती ज्यादा प्रतिक्रियाएं नहीं दे रही है इस पूरे मामले पर। वो शांत है, काफी शांत है। अखिलेश यादव तो फिर भी बोल रहे हैं। दीपक पांडे, समझाइए हमें, क्या कनेक्शन था आपकी पार्टी के साथ? शहजाद भाई, अभी आपने जिस वीडियो की बात की है उसी वीडियो में इसने 2 बीजेपी विधायक का भी नाम लिया था। शायद आप वो वीडियो नहीं दिखा रहे हैं। तो वो वीडियो सच है तो ये भी तो सच है ना? आपको ये बता देते हैं, ये वीडियो सच है। अगर वो 2 बीजेपी नेताओं के साथ संपर्क है उनका, तो ये भी तो सच है ना कि उनके राजनीतिक गुरु आपके नेता है। देखिए, वो उससे पहले किस पार्टी में थे, उसके बाद किस पार्टी में आए, वो भी आप दिखाइए। आपको ये भी दिखाना चाहिए कि वो किस तरह से कह रहा है कि मेरा कोई अपराध से मामला ही नहीं है। तो ऐसे उमेश श्रीवास्तव जी, कुल मिलाकर मामला ये है कि सभी लोगों ने राजनीतिक शरण दी हुई थी। विकास दुबे को बड़ा करने में, उसे इतना बड़ा गैंगस्टर बनाने में तमाम राजनीतिक दलों का हाथ था। और आज कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं कह सकता कि विकास दुबे से हमारे कोई संबंध नहीं थे, संपर्क नहीं थे। दरअसल ये राजनीतिक शरण की वजह से ही आज विकास दुबे बना। उमेश जी, चलिए सवाल लेकर मैं वेद जी के पास जाना चाहता हूं। वेद जी, आप सवाल का जवाब दीजिए। क्या सारी पार्टियों ने राजनीतिक शरण देकर रखा था? जी, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा। उससे पहले मैं समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे, मेरा एक सवाल उनसे पूछ लीजिए। जो उनके जो चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, जिस तरह का सवाल उन्होंने किया है, मुझे तो एज ए पुलिस ऑफिसर हंसी आती है। अभी आपने बताया कि उन्होंने ये कहा है कि जो विकास दुबे के जो मोबाइल डिटेल्स हैं वो सार्वजनिक किए जाएं। शायद उनको इन्वेस्टिगेशन के बारे में नहीं पता या पुलिस के बारे में नहीं पता। कैसे वो सीएम रहे यूपी प्रदेश के? कभी हिंदुस्तान के अंदर आज तक किसी क्रिमिनल की कॉल डिटेल्स कभी पब्लिक डोमेन में आई है, नहीं आई है? मेरा सवाल पहले आप इनसे पूछ लीजिए, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। मुझे हंसी आती है समाजवादी पार्टी के मुखिया ने जो एक सवाल किया है कि उसकी कॉल डिटेल्स पब्लिक की जाए। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है। तो ये जो मोकरी करी जा रही है कानून की, इस तरह के सवाल पुलिस से पूछे जा रहे हैं। पहले प्रवक्ता से सवाल पूछिए, बताएं मेरे सवाल का जवाब आप। क्या इस तरह की चीजें कभी हिंदुस्तान में हुई है? घनश्याम, जवाब देता हूँ। आज प्रभात मिश्रा, बताएं प्रवक्ता साहब। ठीक है वेद जी, तो फरीदाबाद से जो प्रभात मिश्रा को पकड़ा गया, उसे पुलिस के अपने पूरे स्क्रिप्ट के बारे में बताया कि किस तरीके से जीप खराब हुई, वो भागने लगा और उसका एनकाउंटर हो गया। इससे पहले एक और व्यक्ति का एनकाउंटर हुआ जिसके परिवार ने ही द हिंदू में अखबार में छपा है। उसके परिवार ने कहा कि पुलिस उसे एक रात पहले उठा करके लेके गई थी। अगले दिन कहा गया ये विकास दुबे का गुंडा था, इसका एनकाउंटर कर दिया गया। जहां पर पुलिस चुन कर
एक तयशुदा स्क्रिप्ट के तहत एनकाउंटर कर रही है। जिस पुलिस को सब्जी वालों को, ठेला वालों को, मजदूरों को एनकाउंटर करने का, फर्जी एनकाउंटर करने का पूरा उसकी पृष्ठभूमि रही है पिछले 3 साल में, अगर हम उस पुलिस पे भरोसा करें तो क्या ये केस सामने आ जाएगा? अनंत देव तिवारी को ट्यूसडे को हटाया गया है, जो एसटीएफ के इंचार्ज थे, जो ये सवाल का जवाब नहीं आया। अखिलेश यादव जी जो कहा है इनके मुखिया ने, उसका जवाब नहीं मिला है मुझे अभी भी। बोल रहा था वेद जी, मैं आपके मुझे उसका जवाब नहीं मिला है। जो उन्होंने डिमांड किया कि कॉल डिटेल्स पब्लिक डोमेन में की जाए, क्या कभी कॉल डिटेल्स डोमेन में आती है? आज तक कभी हिंदुस्तान में हुआ? इनसे पूछिए, उसका जवाब नहीं दे रहे और बातें कर रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ, उस बात का जवाब नहीं दे रहे। कॉल डिटेल्स कैसे पब्लिक की जा सकती हैं? आप अपने समय पर बोलिए, क्यों नहीं पब्लिक? ठीक है वेद जी, उनको मौका दीजिए, वो एक इंटरनेट लाइन पर भी है, उनको मौका दीजिए। आप फर्जी एनकाउंटर कर सकते हैं जी हाँ, और आप पुलिस पर सवाल खड़े हो सकते हैं। और जब हम कह रहे हैं कि आप कॉल रिकॉर्ड डिटेल पब्लिक कीजिए ताकि ये पता चले कि किसके सूत्र कहां से जुड़े हुए हैं, तो आपको आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? कौन से संविधान में लिखा हुआ है कॉल शलभ जी, क्या आप इस रिक्वेस्ट को मानेंगे? हिंदुस्तान में हुआ है ऐसा? ये संविधान आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है? सीबीआई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ईडी ने कभी डिक्लेयर किया कॉल डिटेल्स? हंसी आती है आपकी बातों पर। मुझे तो बड़ा तरस आ रहा है आपकी बातों पर। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं टेलीविजन पर, टेलीविजन पर बैठे हुए आपकी बातों पर हंसी आती है। आप कोई संजीदा जवाब नहीं दे पा रहे हैं इन बातों का। भूषण जी एक सेकंड, आपको हंसी आ रही है। दीपक पांडे 1 मिनट, घनश्याम तिवारी 1 सेकंड, एक साथ सब नहीं बोलेंगे प्लीज, आप 4 ही मेहमान प्लीज, पुलिस में एक सेकंड। हाँ ठीक है घनश्याम, आपने जो सवाल उठाए हैं, शहीद हुए, आपको हंसी आ रही है। पुलिसकर्मी के परिवार कह रहे हैं, शहीद पुलिसकर्मी के परिवार की उन्हें पुलिस से ठीक है, एक सेकंड, शलभ बनी त्रिपाठी जवाब देना चाहते हैं। एक सेकंड लगा के बैठे हुए हैं। घनश्याम एक सेकंड, शलभ बनी त्रिपाठी, घनश्याम तिवारी कह रहे हैं कि आप सीडीआर को पब्लिक कर दीजिए, आप कर सकते हैं क्या ऐसा? घनश्याम एंड शलभ। शहजाद भाई, मैं तो कहूंगा कि आपकी पूरी डिबेट का निचोड़ देखिए यहाँ सामने आ गया कि आखिर क्या कारण था कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ था, क्या कारण था कि पुलिस का मनोबल डाउन था। यहाँ घनश्याम तिवारी की पुलिस के एनकाउंटर पे सवाल उठा रहे हैं। हमारे 8 पुलिस के जवान शहीद हुए, घनश्याम तिवारी के लिए एनकाउंटर वही सही होगा जिसमें हमारे पुलिस के जवान केवल शहीद होते रहे, अपराधी का कुछ न हो। जियाउल हक, घनश्याम तिवारी, देखिए ये ठीक नहीं है। मैंने इनको सुना चुपचाप, मैंने इनको चुपचाप सुना। देखिए शहजाद भाई, जियाउल हक, सीओ जियाउल हक को दिन दहाड़े लिंच कर दिया गया, मार दिया गया, उसके सिर में गोली मारी गई। अखिलेश यादव की सरकार में एक भी अपराधी नहीं मारा गया। आपने जवाहरबाग कांड देखा, किस तरह हमारे 2 जांबाज पुलिस के अफसर मार दिए गए, वहां पर एक भी अपराधी नहीं मारा गया। 2012 से लेकर 17 तक माननीय अखिलेश जी की सरकार थी, एक भी एनकाउंटर नहीं हुआ, जबकि मनोज मिश्रा जो कि बहादुर सब इंस्पेक्टर था, उसने गौ तस्करों को पकड़ने का प्रयास किया, उस पर ट्रक चढ़ा दिया गया। जौनपुर में शुक्ला था सब इंस्पेक्टर, उसके ऊपर अपराधियों ने गोली चलाई, मारा गया। उसके जवाब में एक भी एनकाउंटर 5 साल में ये नहीं कर पाए। आज जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में बहुत स्पष्ट निर्देश है कि जो पुलिस पर गोली चलाएगा वो गोली खाएगा, तो अपराधियों के परिवार वालों को जितनी पीड़ा नहीं होती, उससे ज्यादा पीड़ा समाजवादियों को होती है। ये तथाकथित जो समाजवादी हैं, ये दरअसल अपराधवादी हैं। इनको तकलीफ होती है क्योंकि विकास दुबे के खिलाफ पर पुलिस चढ़ने लगी है, विकास दुबे के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने लगा है, उसके यहां पुलिस जाकर कार्रवाई करने लगी है। तो निश्चित तौर पर विकास दुबे की मां को तकलीफ नहीं है। विकास दुबे की मां कहती है कि जो कानून कहता है वो सजा दो, पर घनश्याम तिवारी को दिक्कत है, समाजवादी पार्टी को दिक्कत है, क्योंकि अपराधियों के खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक घटता है। ये लोगों ने किस तरह के काम किए हैं आपने तो देखा है ना, आतंकवादियों तक के मुकदमे वापस लिए समाजवादी पार्टी ने। ब्रिजलाल और विक्रम सिंह उत्तर प्रदेश के सबसे 2 शानदार डीजीपी थे, उनके खिलाफ आतंकवादियों से हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया। हत्या का मुकदमा आतंकवादियों की तरफ से डीजीपी के खिलाफ दर्ज किया जाए, ये उत्तर प्रदेश नहीं देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा। ठीक है, मैं जवाब देता हूँ। जी बोलिए, सुन रहा हूँ। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जितनी शलभ मनी के पास मार्कशीट नहीं है, उससे ज्यादा चार्जेस वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया हो। जितने दशक का समाजवादी पार्टी का इतिहास है, उससे ज्यादा दशक का आपको अपराध का इतिहास मिलेगा आदित्यनाथ का। उससे देखिए ऐसा है, सुनिए आप भ्रष्टाचारी पार्टी के नेता हैं, अखिलेश यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले हैं, डिम्पल यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले हैं, और झूठे मुकदमे आपने झूठे मुकदमे योगी जी के खिलाफ दर्ज कराए, इसीलिए नष्ट हो गए, इसीलिए नष्ट हो गए। योगी जी के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कराए, इसीलिए नष्ट हो गए।
कोई समाजवादी पार्टी, आदित्यनाथ अपराध की सीढ़ी चढ़कर नेता बन जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाती है, केशव प्रसाद मौर्य अपराध की सीढ़ी बनकर चढ़कर नेता बनते हैं, भारतीय जनता पार्टी उसी का परिणाम है। और आपकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ इस तरह के मामले हैं, आयसर संपत्ति के, जनता का पैसा लूटने का आरोप है। डिम्पल यादव, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, इसके ऊपर ने अक्षय यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव, पूरी की पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में आकर डूबी रही। पूरा का पूरा परिवार भ्रष्टाचार में आकर डूबा रहा। भ्रष्टाचारी परिवार जब पार्टी चलाता है, भ्रष्टाचारी परिवार जब सरकार चलाता है, उत्तर प्रदेश में आपने टोटी तक नहीं छोड़ी। अरे आपने टोटी तक नहीं छोड़ी, सरकारी मकानों की टोटी तक आपने नहीं छोड़ी। आपने टोटी तक नहीं छोड़ी सरकारी मकान की। बताया जा रहा है पूर्व डीआईजी रहे। एक सेकंड, मैं दोनों सियासी मेहमानों को सिर्फ एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं। डीआईजी साहब, मुझे एक बात बताइए, श्रीवास्तव जी मुझे एक बात बताइए कि इस विकास दुबे के इतने संपर्क पुलिस में बने कैसे? आज बताया जा रहा है कि लगभग 200 पुलिस वालों की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। एक हमारे देवेंद्र मिश्रा जी जो अब नहीं रहे, उन्होंने एक पत्र लिखा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। उसके इतने संपर्क थे पुलिस में, शायद इसी की वजह से वो बचा रहा इतने दिनों तक, उसे जानकारियां मिलती रही, वो इसलिए यूपी पार कर सका। सर, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस नेक्सस के लिए, खाकी खादी नेक्सस के लिए कौन जिम्मेदार है? शहजाद जी, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये अपराधी 2000 से 2020 तक छोटे अपराधी से बड़े अपराधी के रूप में बढ़ता रहा। 2000 से लेके 2020 में उत्तर प्रदेश में सभी प्रमुख दलों की सरकारें रही हैं। और ये आप भी मानेंगे, सभी लोग मानेंगे, शरद भाई भी मानेंगे कि जब तक किसी को राजनीतिक रूप से संरक्षण न मिले, पुलिस का संरक्षण न मिले, तब तक वो इस तरीके से दुर्दांत घटनाएं नहीं कर सकता। ये सही है कि 2000 से लेकर 2020 तक जो भी दल सत्ता में रहे हैं, उन सभी दलों का इसको परोक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से संरक्षण मिलता रहा है। पुलिस के लोग जो कानपुर में तैनात रहे हैं, चाहे वो किस तरह से, पर सवाल ये हो सकते हैं जी, वेदभूषण जी सवाल यह है कि क्या वो शरण, क्या वो समर्थन आज भी मिल रहा था? क्या वो समर्थन आज भी हासिल था विकास दुबे को? सवाल यह है। वेदभूषण जी के पास चलते हैं, ऑडियो फ्रीज हो चुका है, वेदभूषण जी के पास चलते हैं। वेदभूषण जी। पूनावाला जी, शहजाद पूनावाला जी, ये कहा जाता है उगते हुए सूरज को हर एक कोई सलाम करता है और जब सूरज ढलता है तो सब उससे पीछा छुड़ाते हैं। आज की डेट में हिंदुस्तान की तमाम पार्टी, चाहे समाजवादी, चाहे कांग्रेस और जो भी पार्टी है, सब उससे पीछा छुड़ा रही है। आपके टेलीविजन पर ही छुड़ा रही है। वो कह रही है हमारा आदमी नहीं था, जबकि तमाम तरह के सबूत आप टेलीविजन पर आप दिखा रहे हैं, फिर भी वो आंखों के सामने पर्दा पड़ा हुआ है। वो जानबूझकर पर्दा छुड़ा रहे हैं, क्योंकि यदि उसका संरक्षण देंगे तो वो भी शक के दायरे में आएंगे। आपको डर है कि अब सारे सियासी राज खोलेगा विकास दुबे? उसके जानकार, उसके तमाम मिलने वाले सब उससे पीछा छुड़ा रहे हैं। देखिए दीपक, क्या डर यही है क्या? अब गिरफ्त में आ गया, आप चाहते थे कि एनकाउंटर हो जाए, नेपाल चला जाए, अब गिरफ्त में आ गया तो सारे राज खुल जाएंगे कि किस किस के साथ संपर्क था, कौन उसका आका था, कौन उसका दोस्त था? सालों में उसने क्या किया, और पिछले 10 सालों 20 सालों जब तक का उसका रिकॉर्ड है पूरा दिया जाए कि किसके संरक्षण में उसने थाने में घुस के गोली मारी थी और किसके संरक्षण में उसने 8 पुलिसकर्मियों को गोली मारी थी। ठीक है, ये पर्दाफाश हो जाएगा। आप जनता को, उत्तर प्रदेश की पूरी जनता भी यही चाहती है, हम भी यही चाहते हैं कि वो किसके संरक्षण में इतने बड़े बड़े अपराध करता रहा है और ये किसकी सरकारें थी जो किया। उससे बीच में भी तो थी, उसने इससे पहले तो लगभग में 50 साल में उत्तर प्रदेश में किसी सरकार की ओर से अब क्या आश्वासन मिलेगा कि तमाम ऐसे जो गुंडे तत्व है जो अभी भी बचे हुए हैं उन पर शिकंजा कसेगी योगी सरकार? जाते जाते मैं फाइनल कमेंट लेना चाहता हूं एक शलभमणि त्रिपाठी जी, सरकार ये अब आश्वासन दे रही है कि एक और विकास दुबे पैदा नहीं होगा और जो बचे कुचे विकास दुबे हैं उनको भी अब निपटाया जाएगा। देखिए शहजाद भाई, मैं तो एक उदाहरण दूंगा। मुकीम काला नाम का एक अपराधी है जिसने एनआईए अफसर तंजील अहमद को दिन दहाड़े अखिलेश जी की सरकार में गोली मारी थी और पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुकीम काला के डर से खाली हो गया था। योगी जी की सरकार की कार्रवाई देखने के बाद मुकीम काला गले में तख्ती लगाकर कोर्ट में पहुंचा और कहा मुझे जेल भेज दीजिए, मैं ठेला चला लूंगा, अपराध नहीं करूंगा। अखिलेश जी की सरकार में, बसपा सरकार में, कांग्रेस सरकार में जो AK-47 चलाने वाले अपराधी थे, आज योगी जी की सरकार में ठेला चलाने को तैयार है। 114 मारे जा चुके हैं। आगे देखते रहिए, वैधानिक दायरे में रहते हुए ऐसी कठोरतम कार्रवाई करेंगे कि अपराध करने के बारे में कोई सोच भी नहीं पाएगा। घनश्याम, एक लास्ट वर्ड, एक लास्ट 10 सेकंड्स में मुझे फाइनल कमेंट दे दीजिए। घनश्याम
घनश्याम तिवारी, जो पार्टियां मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, अतीक अहमद जैसी पार्टियों को, नेताओं को, उनकी पार्टियों को संरक्षण देती है, क्या अब उन पार्टियों को यह करना छोड़ना होगा? क्या आपको लगता है राजनीतिक संरक्षण इन गैंगस्टर्स और डॉन के लिए खत्म होना चाहिए? घनश्याम तिवारी, फाइनल वर्ड, 10 सेकंड। उत्तर प्रदेश में 150 सांसद और विधायक हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा और संसद पहुंचाया है। जब तक लोग अपराध के माध्यम से उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बनते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी उन्हें बनाती रहेगी, तब तक उत्तर प्रदेश में अपराध की जड़ें मजबूत हैं। पर सर, गुड्डन तिवारी की, त्रिवेदी की फोटो आपके नेता के साथ थी सर, उनके आपके कैबिनेट मंत्री की फोटो उनके साथ थी, उनकी बीवी आपके पार्टी की सदस्य है, उनका सदस्यता खारिज करेंगे आप? कॉल रिकॉर्ड सर, वो अभी भी सदस्य है आपकी। मैं कह रहा हूँ कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक कीजिए। अच्छा, एक सेकंड घनश्याम तिवारी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ऋचा दुबे को आप पार्टी से निकाला है आपने अधिकृत रूप से? हमारी पार्टी की वो सदस्य नहीं है, न कभी हमारी पार्टी में। दिखा दूं? आप डॉक्यूमेंट दिखाइए, मैंने आपको बता रहा हूँ ना जिस तरीके से, जब मैंने स्वयं कहा कि मैं हमारी पार्टी में कोई शलभ जी, झूठा डॉक्यूमेंट आप लोगों के नेता दिखा रहे क्या? अरे इनके नेता ही झूठे हैं, घनश्याम भाई की मजबूरी है, घनश्याम भाई की मजबूरी है, करे क्या बेचारे, घनश्याम तिवारी की मजबूरी आप समझिए। शहजाद भाई, आपका टेलीविजन स्क्रीन पर बैठकर क्या बोलेंगे? इनकी पार्टी के लिए जो बेलिया साहब है, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने टिकट दिया था, कल बेलिया जी ने कहा है एक चैनल में बैठ के अखिलेश यादव जी ने टिकट दिया था, तो अखिलेश यादव जी जिसको टिकट दे रहा है उसके बारे में घनश्याम तिवारी बेचारे क्या बोलेंगे? ये खोखली सरकार है और ये सरकार आज के लिए मेरे पास वक्त इतना ही था। घनश्याम तिवारी जी, शलभमणि त्रिपाठी जी, उमेश जी, वेद जी और दीपक पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपको बताता चलना चाहता हूं कि अभी कुछ ही देर में विकास दुबे को कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहां से उसकी ट्रांजिट रिमांड दी जाएगी उत्तर प्रदेश में उसे लाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद फिर से लौट कर आऊंगा कुछ ही देर में।